गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जीएस पढ़ रहे थे। जीएस में हमने साइंस पढ़ाया था। साइंस में हम जूलॉजी पढ़ रहे थे। जूलॉजी में हमने पहला चैप्टर कार्बोहाइड्रेट, मानव स्वास्थ्य और पोषण शुरू किया था। तो मानव स्वास्थ्य और पोषण में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, काफ़ी सारे डिफिनीशंस, और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स क्या होता है क्या नहीं। उसका पहला लेक्चर कार्बोहाइड्रेट था। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं? कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसके स्रोत क्या हैं, उसका वर्गीकरण क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, मोनोसेक्राइड क्या है, डाइसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? आखिर हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट के वर्क क्या है शरीर में? जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वर्क क्या करता है, कार्य क्या है? जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल डाल दो तो वह ईंधन का कार्य करता है, गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक वही कार्बोहाइड्रेट का वर्क होता है। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ईंधन का कार्य करता है। तो जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट भूले या कोई चीज़ कोई पूछे और याद ना आए तो आप सीधा कह दो कि पेट्रोल इज़ कार्बोहाइड्रेट। अपने मन में बैठाए रहो, ये ना कहो कार्बोहाइड्रेट पेट्रोल। पेट्रोल का कार्य क्या है? ईंधन का। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ईंधन है। ईंधन के रूप में क्या करता है? ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किसका ऑक्सीकरण करता है? ग्लूकोज का। और सबसे अधिक ऑक्सीकरण किसका होता है? डी ग्लूकोज का। हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करता है। यही ग्लूकोज ईंधन होता है और इसी का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब विखंडन होता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों में संचालित होती है, ये आप जानते हैं। तो इसका जो पहला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य। दूसरा कार्य क्या है? शारीरिक रचना। जब कोई बच्चा भ्रूणावस्था में होता है या उसका विकास होता है तो उसके विभिन्न प्रकार के अंग बनते हैं। और ये अंगों का निर्माण कैसे होता है, इसका एक अलग चैप्टर्स है, हम लोग 8वें या 9वें चैप्टर्स है उसमें देखेंगे सबसे लास्ट, क्योंकि जानना इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस इतना ज़्यादा पुटअप नहीं होते हैं, लेकिन तब भी हम लोग पढ़ेंगे। जब कोई अंग विकसित होता है, आप ये जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो संयोजी ऊतक के द्वारा बनता है। बोन मैरो में कोई भी ऊतक बनता है, सबसे पहले कोशिका बनती है, फिर ऊतक बनता है, फिर अंग बनता है। ठीक है? तो जो कोशा कला होती है, कोशिका में हम लोग पढ़ेंगे, कोशा कला और संयोजी ऊतक, इनकी जब रचना होती है तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट भाग लेता है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, कोशा कला और संयोजी ऊतक की रचना जब होने लगती है तो वो भाग लेता है। ठीक है? तीसरा इसका वर्क है, यह संचित ईंधन के रूप में रहता है। संचित ईंधन के रूप में कैसे रहता है? स्टार्च। आप पढ़ चुके हैं स्टार्च कहाँ पाया जाता है? आलू में। और जब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में रहेगा तो उसको संचित ईंधन कहा जाएगा। जैसे संचित ईंधन का मतलब, जैसे भारत सरकार अगर पेट्रोल जमा करके रखती है तो संचित ईंधन है, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होने पर अगर आयात बंद हो गया है तो 40 दिन, 50 दिन, 3 महीने, कुछ टाइम के लिए भारत सरकार के द्वारा, हर एक देश के सरकारों द्वारा कुछ न कुछ ईंधन संरक्षित किया जाता है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में निपटा जा सके। उसी हिसाब से कार्बोहाइड्रेट संचित ईंधन के रूप में रहता है तो स्टार्च कहलाता है। यह स्टार्च के रूप में संचित ईंधन में बनता है। अर्थात जब यह कोई पूछेगा कि संचित ईंधन कार्बोहाइड्रेट की कौन सी अवस्था होती है, तो स्टार्च की अवस्था होती है। ठीक है? जब यह वसा में बदल जाता है तो संचित भोजन का कार्य करने लगता है। यहाँ पर 2 फैक्ट्स हैं। एक संचित ईंधन, संचित ईंधन किस रूप में है? स्टार्च के रूप में। और जब यह वसा में बदल गया कार्बोहाइड्रेट तो संचित भोजन बन जाता है। सेलुलोज, आप पेड़ पौधे देखते होंगे,
पेड़ पौधे, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है या कोई वृक्ष है, तो इसके चारों तरफ ये देखिए मार्कर है, और मैंने इमेजिन किया कि दिस इज़ अ ट्री। अब इसके चारों तरफ ये सफ़ेद सफ़ेद परत है। ये परत किसकी बनी होगी? जाहिर सी बात है कोई पतली सी पॉलीथीन होगी, कोई उसके भीतर कोई मोटी सी होगी पॉलीथीन जिससे यह कठोर है। इसी तरीके से पेड़ पौधे हैं। जब आप पेड़ पौधे की जो छाल होती है ना, आप में से बहुत लोग देखे होंगे, जानते होंगे, जो पेड़ पौधे की बाहरी परत छाल के रूप में होती है वही सेलुलोज कहलाता है। वही उसकी क्या कहलाती है? वही उसका कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति क्या करता है? बाउंड्री है। दिस इज अ बाउंड्री ऑफ ट्री। वृक्ष की बाउंड्री, घर की बाउंड्री प्लास्टर, ईंट की बाउंड्री प्लास्टर, वृक्ष की बाउंड्री कोशिका भित्ति। बाउंड्री क्यों कहा गया? क्योंकि यह पेड़ों के भीतरी भाग की रक्षा करता है। उसमें जो भी रासायनिक प्रक्रम होते हैं, सेलुलोज से बना यह कोशिका भित्ति उसकी रक्षा करने का कार्य करता है। बाहरी धूल, मिट्टी, आघात कुछ भी वृक्ष के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो यह जो कोशिका भित्ति मोटी सी परत होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। छठा, आरएनए डीएनए के घटक होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है डीएनए के संयोजन में भी भाग लेता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि भारतीय भोजन में जो शर्करा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो लगभग 65% होती है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सैकरिन। सैकरिन क्या होता है? आप मधुमेह के रोगी को देखते होंगे, उनके लिए शर्करा रिस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है, को शर्करा का यूज नहीं कर सकते, लेकिन बगैर शर्करा खाए चल भी नहीं सकता। तो उनके लिए कृत्रिम मीठा पदार्थ बनाया गया है जिसका नाम है सैकरिन। यह मधुमेह के रोगियों के लिए होता है, लेकिन यह सैकरिन शर्करा नहीं होता। सैकरिन इज नॉट शर्करा। ठीक है, यह मनुष्यों के द्वारा या कृत्रिम रूप से बनाया गया मीठा पदार्थ होता है। यह शर्करा से भी मीठा होता है किंतु शर्करा नहीं होता, इसीलिए यह मधुमेह के रोगियों के लिए यूज किया जाता है और उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण रोग क्या क्या होते हैं। शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है या कार्बोहाइड्रेट का अभाव हो जाता है या कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाती है तो उसका शरीर पर इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट के कार्य इतने तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर इसके अलावा आपको कहीं और ऑथेंटिक किताब में मिलता है तो आप खुद ब खुद नोट कर सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण रोग क्या है। अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो सबसे पहला कार्य शरीर कमज़ोर होगा। शरीर कमज़ोर क्यों होगा? हमने इसीलिए इसको बगल लिखा है, यहाँ पर जस्ट बगल में लिखा है ऊर्जा उत्पादन। और ऊर्जा उत्पादन होगा कैसे? ग्लूकोज के विखंडन से। और जब ग्लूकोज शरीर में जाएगा ही नहीं तो ऊर्जा विखंडित होने का कोई सवाल ही नहीं है, ऊर्जा उत्पादन होगा नहीं। और जब ऊर्जा उत्पादन होगा नहीं तो शरीर क्या होगी? धीरे 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 कमज़ोर होने लगेगी। क्योंकि हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब ऊर्जा है। हम बोल रहे हैं, हमारी शरीर वर्क कर रही है, हम जा रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज़ एन एनर्जी। सब ऊर्जा का एक प्रकार है। जो कुछ भी आप कहें ऊर्जा ही है सब कुछ। तो शरीर कमज़ोर किसकी वजह से होगा? ग्लूकोज ना होने की वजह से। और ग्लूकोज कब होगा नहीं? जब मनुष्य के पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाएगा नहीं। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण क्या होता है? शरीर कमज़ोर होने लगता है। और जब शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो शरीर क्या होगी? थकी थकी सी लगेगी, थकान होगा। और इन दोनों का प्रभाव अगर दीर्घ काल तक पड़ा तो ये तीसरा रोग खुद ब खुद हो जाएगा। जब शरीर में कोई एक रोग प्रवेश करता है तो 3 4 5 ठू उसके मित्र होते हैं, रोगों के सहमित्र होते हैं, वो खुद ब खुद चले आते हैं। ठीक है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जब डॉक्टर कोई दवा देता है तो एक मेन मर्ज की दवा देता है, उसके साथ साथ उसके बैक्टीरिया, बच्चे, पीढ़ी जो कुछ भी है उसकी भी दवा देता है। तो जब यह शरीर कमज़ोर हो गई, थकान हो गई तो कुपोषण खुद ब खुद आया। और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत
और समस्त देशों के विकासशील देश, गरीब देश, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल, अफ्रीका महाद्वीप में कुपोषण किस मात्रा में फैला हुआ है। यहाँ पर एक जीएस का प्रश्न आएगा कि कुपोषण जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ और जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो कुपोषण को भगाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है एक, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसडीजी। एसडीजी के 30 पॉइंट हैं। आप लोग इतना देखिएगा कि एसडीजी के 30 पॉइंट में से कौन से पॉइंट पर पूरे विश्व से कुपोषण को ख़त्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ठीक है, कुपोषण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं ताकि कुपोषण खत्म हो जाए। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये काम आप लोगों को दे रहे हैं कि एसडीजी को देखिएगा ये कौन से नंबर पर है, कुपोषण को ख़त्म करना, उन्मूलन करना, ठीक है। चौथा, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट की कमी। कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी रहेगी तो ये होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत पेटू इंसान, बहुत खाते हैं, दिन रात उनका एक ही काम होता है खाना, वो खाने के लिए ही पैदा होते हैं। उससे क्या होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट की शरीर में अधिकता हो गई, अगर यह एक संतुलित मात्रा से मैक्सिमम हो गया, संतुलित मात्रा अगर 1 है या 1.5 हो गया और 1 से कम है 0.5 हो गया तो कुपोषण हो गया, ठीक है। और अगर 1.5 है इसकी मात्रा, तब क्या होगा, भोजन का ठीक से न पचना। क्यों नहीं पचेगा भोजन, आखिर ऐसी क्या बात है कि अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो गई तो भोजन क्यों नहीं पचेगा, उसका कोई रीज़न होगा, क्योंकि शर्करा अधिक हो जाती है। जब भोजन में शर्करा की मात्रा अत्यधिक हो गई, ठीक है, तो शरीर में शर्करा की मात्रा अधिक होने के कारण भोजन ठीक से नहीं पचता, और जब भोजन ठीक से पचेगा नहीं तो आप अच्छी तरीके से परिचित हैं कि भोजन के न पचने पर क्या क्या परेशानी होती है। हम में से अधिकांश लोग, क्या सभी लोग जीवन में कभी न कभी भोजन ठीक से न पचने की समस्या को झेल चुके होंगे। पेट बोझिल सा रहेगा, तुरंत पेट में गैस बनने लगेगी, पेट से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाएंगी अगर भोजन ठीक से नहीं पचा तो। अब तीसरा, रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना। अगर भोजन नहीं पच रहा है तो शर्करा अधिक है, और अगर शर्करा अधिक है तो जाहिर सी बात है ब्लड में शर्करा की मात्रा अधिक हो गई तो क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगा। और आप लोग अच्छी से परिचित हैं कि शुगर बढ़ने का प्रभाव क्या होता है। जब शरीर में शुगर बढ़ जाता है तो आँख की रोशनी किस हिसाब से चली जाती है, अंग कार्य करना किस हिसाब से बंद करते हैं, ये सब आप लोग देख चुके हैं। इसीलिए जब 50 साल के ऊपर से व्यक्ति पहुंचता है तो उसके लिए सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि शुगर को कंट्रोल करना। और शुगर पाया किस में जाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है क्या, दुनिया में जो कुछ भी हम खाते हैं सब कुछ कार्बोहाइड्रेट है, और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया कहाँ जाता है, मीठे पदार्थों में। आलू क्या है, आलू स्टार्च पाया जाता है, मंड, वो कठोर होता है, उसको जब आप काटेंगे तो उसमें स्टार्च और मंड पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें इसीलिए जब शुगर की बीमारी जिसे होती है उसको आलू खाना मना होता है। क्यों, क्योंकि आलू में पाया जाने वाला मंड या शर्करा, मंड या क्या कहते हैं स्टार्च, उसमें शर्करा पाई जाएगी, और जब शर्करा पाई जाएगी तो ऑलरेडी जब रक्त में या ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है और उस पर और शुगर बढ़ गया तो शरीर के लिए नुकसानदेह होगी। इसीलिए देखिए, जब जो भी शुगर का रोगी होता है उसके लिए सख्त हिदायत होती है कि इनको किसी भी कीमत पर इनके भोजन में आलू नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा कि आलू क्यों मना किया जाता है शुगर के रोगियों को। और वैसे भी जनरली सब्जियों में घर की महिलाएं आलू से बहुत प्रेम करती हैं। आलू को क्या करती हैं, अगर 1 आलू की आवश्यकता है तो 5 आलू काटेंगी। तो जब आलू की अधिकतम मात्रा हो जाएगी तो भोजन में स्टार्च मंड बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो रक्त में शुगर बढ़ जाएगा, और धीरे 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 एक दिन में नहीं होता कोई चीज़। आप लोग एक अभी हम इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक टॉपिक पढ़ाएंगे बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन क्या होता है,
विषाक्त पदार्थ धीरे 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 जमा होना शुरू होता है। जैसे एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन पाता है, एक दिन में किसी का मकान नहीं बन पाता है। पूरी ज़िंदगी की कमाई कुछ 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 1,000, कभी 10,000, धीरे धीरे व्यक्ति उसको संचित करता है। और जब वो पूंजी संचित हो जाती है तो उसका ठोस रूप में कोई संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये विषाक्त पदार्थ होते हैं जो धीरे धीरे जमा होते हैं, टॉक्सिस होते हैं। और यह आप सबसे बेस्ट उदाहरण गिद्धों में देखेंगे। आजकल हमारे जो फसल हैं उसमें बहुतायात के रूप में पदार्थों का यूज किया जाता है। कभी घास नष्ट करने के लिए, कभी फल लगने के लिए, कभी गूदेदार फल लगने के लिए, कभी बोने से पहले यूज करने के लिए हजारों किस्म की दवाइयाँ और रसायनों का छिड़काव किया जाता है। और सरकार और वैज्ञानिक की तरफ से बता दिया जाता है कि यह नुकसानदेह नहीं है। नो डाउट नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो जो चारा भैंस, गाय, जानवर, मनुष्य कुछ भी खाता है, वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई टॉक्सिक पदार्थ नहीं पाया जाता। वो एक दिन में 2 दिन में नहीं जमा होता, 10 साल, 20 साल, 25 साल जाते जाते शरीर में जमा हो जाता है और इसके बाद भयानक रूप में उसकी उपस्थिति सामने आती है। आजकल अस्पतालों में आप लोग उसका परिणाम देख चुके होंगे। आदमी ये सोचता है कि हम तो 10 सालों से खा रहे हैं, लेकिन हमको तो कुछ नहीं हो रहा है। 10 सालों से खाने से कैसे होगा जब उसकी मात्रा इतनी मान्यूट है, इतनी मान्यूट है, तो वो आपको दिखाई ही नहीं देगी। ठीक है, अब वही 25 साल बाद आया, तब आदमी सोचता है अब तो उम्र हो गई है, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह है। इसीलिए खाद्यान्न पदार्थों में विशेष रूप से घर की महिलाएं या कोई भी जो भोजन बना रहा है, आलू का प्रयोग कम से कम करें। ठीक है, आलू अगर 5 आलू की आवश्यकता है तो मैक्सिमम 3 आलू या 2 आलू का प्रयोग करें, लेकिन आलू ही ना झोंक दें। ठीक है, तो इस हिसाब से ये रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अगर रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ गई, भोजन नहीं पचा, तो ये जो पेट आपका नॉर्मल है, ये पेट गोलाई में अपना आयतन बढ़ा लेगा। और जब पेट बढ़ गया, शरीर का सारा भार कहाँ पे जाएगा? आपके पैर पे जाएगा। पैर की हड्डी क्या होगी? जो नॉर्मल हड्डी है वह विकृत हो जाएगी और तमाम रोग खुद ब खुद चले आएंगे। जैसे कोई पार्टी हो रहा है हॉस्टल में, और अगर पार्टी में डांस आ गया तो लड़कों को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद इनवाइट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब पेट का आकार बढ़ गया, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गई, शर्करा की मात्रा बढ़ गई, तो 10-20 छोटे मोटे रोग जो हैं खुद ब खुद उनको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद चले आएंगे। कहीं आँख की रोशनी चली गई, आँख की रोशनी कम हो गई तो मोतियाबिंद। ज्यों शुगर बढ़ा त्यों आँख की रोशनी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और अगर शुगर बढ़ गया तो बीपी हाई लो हाई लो हाई लो, चिंता तनाव ऊपर से, तो क्या हो गया? 10-15 ठो रोग जो हैं उसके जो समाज हैं वो खुद ब खुद चले आते हैं। तो आदमी जब दवा एक की खाएगा, उसके साथ साथ 10-15 दवा अतिरिक्त खाए, तो बॉडी पे क्या होगा? अदर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस हिसाब से दूसरा अंग भी खराब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब व्यक्ति 60-70 साल का हो जाता है तो उसकी क्या होती है? उसका शरीर डैमेज होने लगता है। वो दवा मेन मर्ज की खा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 15 ठी और खा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा। डॉक्टर और सरकार, वैज्ञानिक ये तो बोलेंगे ही, लेकिन अदर अंगों पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस हिसाब से हमें अपने शरीर का ध्यान खुद से रखना होता है। हमेशा क्या खाएं पच जाए, क्या ना खाएं कि पचे ना। मिलावटी भोजन का प्रयोग न करें, आलू कम से कम मात्रा में प्रयोग करें। जिस किसी में शुगर अधिक मात्रा में पाया जाता हो, शर्करा अधिक मात्रा में पाया जाता हो, उसका कम से कम प्रयोग करें। अगर मन कर रहा है तो 10 दिन में 1 बार करें। तो इस हिसाब से हम अपने शरीर को मैक्सिमम टाइम तक सर्वाइव के लिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, जब भोजन पचेगा नहीं तो दस्त की समस्या सारे लोग झेल चुके होंगे। पेट बोझिल बन जाना, दस्त बन जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं
और कार्बोहाइड्रेट के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। आज हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन या वसा कुछ भी देखेंगे। इसमें 2 फैक्ट थे। एक फैक्ट ये था कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में ईंधन का कार्य करता है। ईंधन के लिए ऊर्जा का उत्पादन कार्बोहाइड्रेट से होता है। डी ग्लूकोज सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण ऊर्जा के लिए इसी का होता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा यही उत्पादन करती है। दूसरा, अगर एक कटोरी हम वसा लें, 100 ग्राम किसी कटोरी में वसा लें और 100 ग्राम किसी कटोरी में कार्बोहाइड्रेट लें और दोनों का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करें तो वसा में कार्बोहाइड्रेट से दुगनी मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। जहां कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 100 ग्राम में, मैं एक इमेजिन बता रहा हूँ, दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो उसी तरीके से जो वसा है उसमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यह फैक्ट जो हम कल बता रहे थे यही फैक्ट था कि समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा का प्रयोग करने से वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है। ये एक फैक्ट था। दूसरा फैक्ट था, ईंधन के रूप में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज, कोई बीमार होता है सबसे पहले उसको क्या लगाया जाता है? ग्लूकोज। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कार्बोहाइड्रेट का इंड कर चुके। कार्बोहाइड्रेट इंड कभी कोई टॉपिक इंड नहीं होता, लेकिन परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से जितना इम्पॉर्टेंट था उतना हम लोगों ने देखा। अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए, हम भी कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं, देखते हैं क्या पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़िएगा प्रोटीन वसा कुछ भी, विटामिन। अभी तो प्रोटीन वसा पढ़ा लें, इसके बाद विटामिन लास्ट में। तो इस हिसाब से हम लोग ख़त्म किए। आप लोगों का बस एक ही काम है, इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, प्रश्नों को रिवाइज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि अदर बच्चे भी इन सब चीज़ों को सीखें, देखें, पढ़ें। थैंक्स बच्चों, ए लॉट ऑफ थैंक्स।